हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट एट होम। और आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का जो पार्ट 1 है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अब पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पार्ट 1 देखना मस्ट है, क्योंकि पार्ट 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है पार्ट 1 की तो आप जो सिंथेटिक फाइबर वाला पार्ट है वो देख लीजिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन बताई थी सिंथेटिक फाइबर की वो हम आज प्लास्टिक में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन देखी थी, उसका मीनिंग देखा था और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर भी देखे थे। हमने एक एक करके सारे सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ी थी सिंथेटिक फाइबर की। उस वीडियो में एक पार्ट रह गया था जो मैं भूल गया था आपको बताना, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अगर हम इसके बारे में देखें तो बेसिकली इसे हमने कर रखा है। हमने जब एक एक कर सिंथेटिक फाइबर को पढ़ा था तो जब हमने देख लिया था व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिकली मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जो उसे नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा यूज़फुल बनाती है, तो पॉपुलर ड्रेस बनाती है। तो सबसे पहले वो ड्यूरेबल रहते हैं, एक्सपेंसिव नहीं रहते, वो चीप रहते हैं। नेचुरल फाइबर से चीप फाइबर्स रहते हैं, इजी टू मेंटेन रहते हैं, वो ड्राई जल्दी हो जाते हैं, वॉश इजीली हो जाते हैं और ड्यूरेबल रहते हैं, चीप रहते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो नेचुरल फाइबर से भी उसका यूज़ ज़्यादा बनाती है और उसे ज़्यादा पॉपुलर करती है अमंग ड्रेसेस। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक। इस पूरी वीडियो में अब हम प्लास्टिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि प्लास्टिक की आपके घर में कितनी वैरायटीज़ हैं तो इम्पॉसिबल है भाई। 80% ऑफ द हाउस होल्ड वेराइटीज़ आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। कंटेनर्स, मसाले रखने के कंटेनर्स, बाथरूम की जितनी भी हाउस होल्ड चीज़ें होती है और जितनी भी मेनली जो चीज़ आप यूज़ करते हो वो किसकी है? प्लास्टिक की है। ये मार्कर्स किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब जब प्लास्टिक इतनी वास्ट वैरायटी में प्रेजेंट है हमारे यहाँ तो उसके बारे में पढ़ना तो भाई इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लास्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है? प्लास्टिक इज पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। अब प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर जैसे ही एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में आया था। प्लास्टिक इज पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। जैसे सिंथेटिक फाइबर में हमने क्या पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है? छोटे केमिकल मोनोमर्स को जोड़कर हम एक बड़ी चेन बना लेते हैं, उससे हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। इसी तरीके से हमारा प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। अब ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट। अब हमने सिंथेटिक फाइबर में देखा था कि बेसिकली जितने भी सिंथेटिक फाइबर थे सबके अरेंजमेंट, मोनोमर्स के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। बट प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक लार्ज वैरायटीज़ में प्रेजेंट है हमारे यहाँ सराउंडिंग में। अब कई बार क्या होता है, प्लास्टिक्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं और कई जगह क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होते हैं इस तरीके से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी प्लास्टिक के जो मोनोमर्स के अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है। कई जगह जो अरेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, मतलब मोनोमर्स, एक मोनोमर से एरा दूसरा मोनोमर से एरा लीनियरली एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं। अब कई जगह क्या होता है, जो मोनोमर्स रहते हैं वो क्रॉस लिंक्ड रहते हैं, मतलब 2D शेप जो आप कह सकते हैं 2D या 3D में, मतलब इस तरीके से एक आ गया, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल, इस तरीके से एक मोनोमर्स की लाइन आ गई, इस तरीके से दूसरी मोनोमर्स की लाइन आ गई, इस तरीके से। प्लास्टिक्स कैन बी शेप्ड इन एनी साइज एंड शेप। प्लास्टिक को हम किसी भी शेप या साइज में मोल्ड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, पिघलाकर किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं, किसी भी तरीके का साइज दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में प्लास्टिक की कितनी सारी शेप की चीज़ें हैं। कंटेनर अलग शेप का है और सारी चीज़ अलग शेप की है, ये मार्कर अलग शेप के हैं। तो हम प्लास्टिक को किसी भी तरीके का शेप या साइज दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन शीट और मेड इन वायर्स।
अब प्लास्टिक को हम कलर कर सकते हैं। अब सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट, और मोस्टली वेराइटीज़ के क्या कलर अलग अलग होते हैं, कलरफुल होती है। प्लास्टिक मोस्टली कलरफुल ही होती है। और कलर्स अगर आप देखें तो घर की बात ले लो यार, घर में हम इतना सारी प्लास्टिक के हाउस होल्ड चीज़ों में यूज़ करते हैं, सबके जो कलर्स है वो अलग अलग होते हैं। और शीट बना सकते हैं, पॉलीथीन बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक का, पॉलीथीन। और वायर्स बना सकते हैं। हैंस इट हैज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ यूसेस, और इसलिए इसके जो यूसेस है उसकी जो वैरायटी है वो वास्ट है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं प्लास्टिक का लूँ, सबसे ज़्यादा पॉलीथीन इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लास्टिक्स। पॉलीथीन तो हम भाई यूज़ करते हैं, दिन में 2-3 पॉलीथीन यूज़ ना की तो क्या की। अब पॉलीथीन की अगर हम बात करें, यहाँ देख लेते हैं पॉलीथीन। अब जब बहुत सारे, पॉली का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जब बहुत, पॉली का मतलब होता है मैनी, और इथीन एक केमिकल मोनोमर होता है। मतलब जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे 9th-10th में, तो इथीन के बारे में हम और ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो जब इथीन एक एटम या एक मोनोमर कह लो, एक केमिकल मोनोमर होता है इथीन, जब बहुत सारे इथीन को हम एक साथ लीनियरली या क्रॉस लिंक्ड लगा देते हैं तो क्या बनाता है, पॉलीथीन बनाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी प्लास्टिक को हीट किया जाता है तो अपना साइज चेंज करता है, तो उस टाइम साइज चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कौन सी होती है, प्लास्टिक्स विच डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक वो वाली प्लास्टिक्स होती है जो प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाती है, मतलब साइज चेंज कर लेती है। जब भी हम उसे हीट देते हैं तो अपना साइज चेंज कर लेती है, मेल्ट हो जाती है, तो उस टाइप को प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है पीवीसी एंड पॉलीथीन। पीवीसी एंड पॉलीथीन इसके बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपने देखा होगा कभी आप पॉलीथीन जल जाती है, अगर हम जैसे पॉलीथीन से हम आग भी जलाते हैं, क्योंकि वो जल जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, इसलिए वो कौन सी टाइप की प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक्स है। घर में जो टॉयज़ होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, वो भी थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। और उन्हें छोड़ो, या आप वो देख लो कोम जिससे बाल कंघी करते हैं, या जो कंटेनर्स जिसमें मसाले वगैरह रखते हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है, अब प्लास्टिक वी डू नॉट डिफॉर्म्ड इजीली वंस मोल्डेड। प्लास्टिक का जस्ट उल्टी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाली प्लास्टिक होती है जो इजीली डिफॉर्म नहीं होती जब एक बार हम उसे माउल्ड कर देते हैं। माउल्ड मतलब एक बार हमने उसे साइज दे दिया, वो बन गई बिल्कुल, तो उसके बाद में वो डिफॉर्म नहीं होगी। उस टाइप की प्लास्टिक को कहते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इससे सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि भाई अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे और वो डिफॉर्म नहीं होगी तो कौन सी टाइप की प्लास्टिक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो हम किचन वगैरह में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं। जो कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो कभी देखा आपने मेल्ट होता हुआ नहीं, या जो कोई भी यूटेंसिल ले लो, उसका जो हैंडल है वो कभी भी डिफॉर्म नहीं होता, कभी भी मेल्ट नहीं होता, क्योंकि वो किससे बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली 2 तरीके की होती है। इसका एग्जाम्पल्स है, एक होती है बेकलाइट, एक होती है मेलामाइन। Bakelite are the poor conductor of heat and electricity used for making utensils and switches। अब जो बैकलाइट्स होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए उनको यूटेंसिल्स और स्विचेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं या जो यूटेंसिल्स होते हैं, कोई प्लास्टिक्स के भी यूटेंसिल्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा जो कई जगह स्पून्स जो होती है वो या टेबल स्पून्स जो होती है वो प्लास्टिक की ही होती हैं, तो किसकी बनाई जाती है, बैकलाइट की बनाई जाती है। नेक्स्ट इज मेलामाइन, वर्सटाइल बेटर प्रॉपर्टीज देन अदर प्लास्टिक्स। जो मेलामाइन रहता है उसकी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टिविटी रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा ना ही हीट को कंडक्ट कराता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, बैकलाइट से भी ज़्यादा। वर्सटाइल का मतलब है उसके बहुत सारे यूजेज है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है तो उसके यूजेज भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गए। कहाँ यूज़ होता है, फ्लोर टाइल्स, किचन वियर्स एटसेट्रा। फ्लोर की जो टाइल्स होती है या किचन्स में जब हम मॉडर्न किचन बनाते हैं तो वहाँ जो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, कौन सी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक।
प्लास्टिक्स के बारे में इतना सब जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब उसकी जो हमने पढ़े, अभी हमने क्या पढ़ा, प्लास्टिक की डेफिनेशन पढ़ी, उसका अरेंजमेंट पढ़े कि उसके मोनोमर्स किस तरीके से अरेंज्ड है, और फिर हमने प्लास्टिक को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। अगर मैं आपको कोई मसाला दूं स्टोर करने के लिए, तो आप किस में करोगे? 80% लोगों की चॉइस होगी कि वो प्लास्टिक कंटेनर में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और सबसे ख़ास बात यह है कि प्लास्टिक चीप होता है मेटल से। अब चीप तो देखा ही जाता है, मतलब सारी क्वालिटीज़ है प्लास्टिक में, और चीप भी है, तो लोग ज़्यादा उसे ही प्रेफर करेंगे। अगर मैं घर पे भी आपके बात करूं तो मोस्टली चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई होती है, मेटल की ज़्यादा नहीं बनी होती, क्योंकि मेटल्स एक्सपेंसिव होते हैं और मेटल्स का वेट भी ज़्यादा होता है और वो जगह भी ज़्यादा घेरते हैं। ऑब्वियसली प्लास्टिक्स जो मेटल सारे काम कर देते हैं, वो प्लास्टिक चीप अमाउंट में उससे भी ज़्यादा जो सर्व है पर्पस है वो हमें सर्व करती हैं। ये तो सारे हो गए बेसिक जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की। अब हम पढ़ेंगे 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो होती है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। अब प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन रस्ट कर जाता है। जब भी एयर या मॉइस्चर की उसे प्रेजेंस में उसे लाया जाता है तो आयरन क्या कर जाता है, रस्ट कर जाता है। बट प्लास्टिक ऐसा कभी नहीं करती है। प्लास्टिक रिएक्ट ही नहीं करती है किसी भी चीज़ के साथ, वो पिघल तो जाती है। अगर कोई हैवी एसिड है तो उसके साथ पिघल जाएगी, बट ऐसा रिएक्ट नहीं करेगी। इसीलिए लैब में या किचन्स में बहुत सारे बहुत सारे केमिकल्स किस में स्टोर किए जाते हैं, प्लास्टिक में ही स्टोर किए जाते हैं। और जगह जैसे टैबलेट्स है, टैबलेट किससे कवर की जाती है, प्लास्टिक से कवर की जाती है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ग्लव्स किसके होते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं। और कुछ भी देख लो, और जो हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मोस्टली किससे बनते हैं, प्लास्टिक से ही बनते हैं। प्लास्टिक्स आर लाइट, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक क्या होती है, लाइट होती है, ड्यूरेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मेटल से ज़्यादा लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। और जब इतने सारे पर्पस वो हमें सर्व कर रही है तो ऑब्वियसली हम प्लास्टिक को ही एज अ चॉइस ऑप्ट करेंगे। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा यहाँ पर। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए प्लास्टिक को जो वायर्स होती है उसकी कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्विचेस के लिए यूज़ किया जाता है, या हमारे यूटेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है। और कभी आपने यूटेंसिल्स में देखे होंगे कि फ्राई पैन वगैरह में नॉन स्टिक फ्राई पैन्स आते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, एक टेफ्लॉन प्लास्टिक होती है, उसकी कवरिंग लगाई जाती है। कवरिंग लगा के क्या हो जाता है, वो नॉन स्टिक हो जाता है, कोई भी चीज़ उसे चिपकती नहीं है। तो डोसा वगैरह जब हम बनाते हैं तो अगर हम आयरन तवे पे बनाएं तो नॉर्मली वो चिपक जाता है। जो टेफ्लॉन की कवरिंग होती है उसे चिपकने नहीं देती है, इसलिए प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। मतलब प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। अगर आप मार्केट जाओ, कुछ भी आइटम खरीदो, तो उसको रैप करने के लिए आपको पॉलीथीन मिलेगी। अब वो पॉलीथीन घर पे एक्यूमुलेट कर लेते हो, मतलब रख लेते हो, और जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो वो सारे डिस्पोजल को कूड़े में फेंक देते हो। क्या आप जानते हो कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है? क्यों? उस क्यों का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि ये 2 जो टर्म्स है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। Material which can decompose by any natural process is called biodegradable waste and which do not are called non biodegradable waste। जो मटेरियल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब गल जाते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो गलते नहीं है उनको कहते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब किसी भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं गलते, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम एक टेबल देखेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट दे रखा होगा, मतलब बहुत सारे हम टाइप्स ऑफ वेस्ट लेंगे और उनको हम देखेंगे कि उनका डिकम्पोज होने का टाइम पीरियड कितना है, और उनके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि वो जो उनका नेचर है वो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम कुछ वेस्ट देखेंगे और उनके डीजेनरेट टाइम पीरियड के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर सबसे पहले हम देखें पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो वो डीजेनरेट होने के लिए 1 to 2 वीक्स लेते हैं।
इस डिजेनरेट का मतलब होता है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना मतलब गल सड़ जाना। अगर आपने देखा होगा आपकी मम्मी या दादी वगैरह जो खाना होता है, बचा हुआ खाना होता है या जो छिलके होते हैं वो प्लांट्स में फेंक देते हैं, वो ऐसा क्या काम करता है, मैन्योर का काम करता है, इसलिए वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल। पेपर टाइम लेता है 10 to 30 डेज़, और वो कैसा, इसलिए क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ जो आप पहनते हो गर्मियों में, वो 2 to 5 मंथ लेता है डिजेनरेट होने के लिए, मतलब डिकम्पोज होने के लिए। बेसिकली डिजेनरेट का मतलब डिकम्पोज होना ही है, इसलिए वो कैसा है, वो है बायोडिग्रेडेबल। अगर आप वुड की बात करें तो वुड लेता है 10 to 15 ईयर्स। ऐसे आपने देखा होगा आपकी छत वगैरह पे वुड रखा रहता है तो सालों सालों तक ऐसे ही रखा रहता है, बट एक टाइम पीरियड के बाद वो गल सड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए क्या है, वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर हम वुलन क्लोथ्स की बात करें, जो आप ठंड में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वो 1 साल तक का समय लगता है, अप्रोक्सीमेटली 1 साल समय लेता है, इसलिए वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगर आप मेटल्स की बात करो लाइक टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल कैंस या आयरन वगैरह, वो 100 to 500 ईयर्स लेते हैं, और ये बहुत लंबा टाइम स्पेंड होता है, और उसमें भी कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है कि वो डिकम्पोज होंगे या नहीं भी होंगे, इसलिए वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर हम प्लास्टिक बैग्स की बात करें तो सेवरल ईयर्स लेते हैं डिजेनरेट होने के लिए, और सेवरल ईयर्स भी ऐसे कह दिया है, वैसे होते नहीं है, इसलिए वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगर आप ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर मेटल्स और प्लास्टिक दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो प्लास्टिक ही इतनी क्यों हार्मफुल है, मेटल इससे हार्मफुल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक इसलिए हार्मफुल है क्योंकि जब हम उसे जलाते हैं या बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैस रिलीज़ करते हैं, और वो जो गैस है इतनी हार्मफुल है, वो हमें बहुत सीरियस इलनेस दे सकती है या डेथ भी हो सकती है जैसे लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सब गैस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है मेटल से कंपेयर में। अभी हमने टेबल के थ्रू देखा कि प्लास्टिक भाई इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, इतनी हार्मफुल गैस को रिलीज़ करती है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारे भी कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट है उसे बचा सके। अब क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लास्टिक का जो यूज़ है उसे कम कर सकते हैं, मतलब जब भी हम शॉपिंग के लिए जाए तो हमें एक जूट या कॉटन बैग का यूज़ करें, और जो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती है या पॉलीथीन होती है उसे वाटर बॉडीज़ में ना फेंके। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है हमको उसके डिस्पोज के लिए जो डस्टबिन है वो अलग अलग रखनी चाहिए, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें 4R का प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए। 4R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। और इसी के साथ आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड में। आई होप कि आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। अगर आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ हम एकेडमिक से रिलेटेड जो नए नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले पोस्ट कर देते हैं। और जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।